प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हमने पहले व्याकरण पढ़ ली थी और पाठ्य पुस्तक के जो 15 पाठ हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम फिर से व्याकरण के टॉपिक हैं वो उनका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक होगा संधि। जिन विद्यार्थियों ने पहले व्याकरण नहीं पढ़ी थी वो अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखेंगे। क्रमशः हम शॉर्टकट में सभी संपूर्ण व्याकरण है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संधि की परिभाषा। एक और बता दूं कि होमवर्क मैंने पहले करवा दिया था संधि का, फिर भी अब भी मैं जो संधि आपको करवा दूंगा उसी दिन की जो संधि है उसका जो फोटो है वो उस ऐप में डाल दूंगा। जिन विद्यार्थियों ने पहले संधि का होमवर्क कर रखा है उन्हें फिर से करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने पहले नहीं किया था, व्याकरण के जो टॉपिक नहीं कर रखे हैं, वो अपना होमवर्क करते रहेंगे साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संधि की परिभाषा, ठीक है। संधि की परिभाषा मैं आपको लिखूंगा नहीं, या मौखिक रूप से बोल के बताऊंगा। तो यहां हम बोलेंगे संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं तो सुनो, दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। प्लस के दोनों तरफ दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हमें संधि कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मुख्य रूप से संधि के जो भेद होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। संधि के मुख्य भेद, संधि के मुख्य भेद, ठीक है, जो है पहला भेद है स्वर संधि, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं। अच संधि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार जो अच प्रत्याहार बनता है उस अच प्रत्याहार में सारे स्वर आते हैं, इसलिए इस संधि को, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। दूसरा मुख्य भेद है व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं, इसलिए व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। 3 नंबर पे है विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि, ठीक है। तीसरी है विसर्ग संधि। सबसे पहले हम देखेंगे, अब तीनों संधियों क्रम से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि को, ठीक है। पहले मैं आपको इन तीनों की परिभाषा बता देता हूं। स्वर संधि की परिभाषा होगी दो स्वरों के परस्पर मेल से, यानी प्लस के दोनों तरफ स्वर होंगे। क्या होंगे? दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हमें संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, सॉरी, उसे हमें स्वर संधि कहते हैं। फिर है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा? व्यंजन के बाद कोई भी स्वर अथवा व्यंजन के आने से, व्यंजन के बाद कोई भी स्वर अथवा व्यंजन के आने से पूर्व व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन के बाद कोई भी स्वर अथवा व्यंजन के आने से पूर्व व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। फिर है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होगा? ये होते हैं विसर्ग। विसर्ग के बाद कोई भी स्वर अथवा व्यंजन के आने से, स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के बाद कोई भी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि और फिर स्वर संधि के जो मुख्य भेद है वो हम क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर पे आएगा स्वर संधि। सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा भी बताई थी। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हमें स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य भेद हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला मुख्य भेद है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दूसरा भेद है यण स्वर संधि। तीसरा भेद है गुण स्वर संधि। कौन सा है? गुण स्वर
संधि। ठीक है, चौथा भेद है अयादी स्वर संधि, अयादी स्वरे संधि। और पांचवा भेद है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वरे संधि। ठीक है, छठा भेद है पूर्व रूप स्वर संधि। और सातवां भेद होगा पर रूपे स्वरे संधि। ठीक है, स्वर संधि में हम क्रमशः इन 7 मुख्य भेदों को पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादी संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप स्वर संधि और पर रूपे स्वर संधि। ठीक है, सातों का हमें क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, देखो 4 समान स्वर होते हैं, ए, ई, ऊ और री। ए, ई, ऊ और री 4 समान स्वर माने जाते हैं, जिनका लघु रूप भी होता है और दीर्घ रूप भी होता है। ठीक है, यानी ए या आ के बाद समान स्वर ए या आ जाने पर दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ। किस प्रकार से? चाहे ए प्लस से ए आ जाए, चाहे ए प्लस से आ जाए, चाहे आ प्लस से ए आ जाए, चाहे आ प्लस से आ जाए। क्या बनेगा? दोनों मिलकर इनका दीर्घ रूप आ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी ए का बड़ा रूप होता है आ। ठीक है, प्लस के दोनों तरफ समान स्वर आने पर इनका दीर्घ रूप हो जाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी समान स्वर आने पर दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ी ई। इसी प्रकार से ऊ का देखेंगे, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद समान स्वर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आने पर दोनों मिलकर दीर्घ ऊ हो जाता है। फिर हम देखेंगे री, छोटी री या बड़ी री के बाद छोटी री या बड़ी री समान स्वर आने पर दोनों मिलकर, दोनों तरफ के समान स्वर मिलकर दीर्घ री हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि के अंदर ये 4 समान स्वर होंगे, ए, ई, ऊ, री। ठीक है, ए या आ प्लस से ए या आ समान स्वर आने पर दोनों मिलकर आ हो जाएगा। दोनों का मतलब ये है, चाहे ये दोनों हो, चाहे ए प्लस आ हो, चाहे आ प्लस ए हो, चाहे आ प्लस आ हो, दोनों की जगह एक नया स्वर बनेगा, दीर्घ रूप बनेगा इनका आ। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें छोटी ई या बड़ी ई के बाद समान स्वर आने पर दोनों की जगह बड़ी ई, इनके अंदर दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ, दोनों री मिलकर बड़ी री। ठीक है, अब हम चारों का एक एक उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उदाहरण में, पहला है राम प्लस से अवतार है। ठीक है, दूसरा है कपि प्लस से ईश है। ठीक है, तीसरा है गुरु प्लस से उपदेश है। ठीक है, चौथा है पितृ प्लस से ऋणम, पितृ प्लस से ऋणम। चारों स्वर है ये ए प्लस ए, छोटी ई प्लस बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, री प्लस री। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे प्लस के दोनों तरफ स्वर कौन सा है। मैं में कौन सा स्वर है? ए। ए के बाद क्या है? ए।
दो समान स्वर मिलकर क्या बना देंगे, आ। ठीक है, इधर बचा रा और में से ए निकल गया, ये दोनों गायब हो गए, इनकी जगह आ गया आ, तो मैं हलंत बचा। क्या बचा, मैं हलंत। आगे है वे ता रह। ठीक है, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, रामावतार है। क्या बनेगा, रामावतार है। इसी प्रकार से यहां देखेंगे, पै में है छोटी ई, आगे है बड़ी ई। क्या है, बड़ी ई। दोनों मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ ई। इधर बचा कै और पै हलंत, आगे है स है। ठीक है, मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कपीस है। क्या बन जाएगा, कपीस है। इसी प्रकार से देखेंगे, गुरु प्लस उपदेश है, रै में है छोटा ऊ, आगे है छोटा ऊ, दोनों मिलकर बनेगा बड़ा ऊ। इधर बचा गु और रै हलंत। ठीक है, फिर है पदेश है, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, गु, रै में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, बड़ा ऊ, गुरुपदेश है। क्या बन जाएगा, गुरुपदेश है। फिर है पितृ प्लस से ऋणम, तो यहां देखेंगे तय में है छोटी री। कौन सा स्वर है, छोटी री, आगे है री। छोटी री दोनों मिलकर बनाएंगे दीर्घ री। ठीक है, इधर बचा पित्त और आगे अणम। ठीक है, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पी तय में ये छोटी री है, एक बार और घुमा देंगे तो ये बड़ी री है, ये बनेगा पितृणम। क्या बनेगा, पितृणम। ठीक है, ये थी अपनी दीर्घ स्वर संधि, जिनमें 4 समान स्वर बताए गए हैं। 4 समान स्वरों में ए, ई, उ और री। ठीक है, अब हम देखेंगे 2 नंबर पे यण स्वर संधि। आगे है दूसरी स्वर संधि में यण स्वर संधि। ठीक है, यण स्वर संधि में क्या होगा, यानी ई, उ, री या लरी, इसके बाद कोई भी असमान स्वर आने पर, कोई भी असमान स्वर आने पर ई को क्या हो जाएगा, ये। ई को क्या हो जाएगा, ये। उ को हो जाएगा वे, री को हो जाएगा रे, लरी को हो जाएगा ले। सबको हलंत करना है, यानी छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आने पर छोटी ई या बड़ी ई को ये हो जाएगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आने पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ की जगह वह होगा। री छोटी बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर आने पर री को रे हो जाएगा। लरी के बाद कोई भी असमान स्वर आने पर लरी को ले हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखेंगे। यण संधि है वो